नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। और राजस्थान में साइबर क्राइम का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोग अपनी गाढ़ी कमाई को गंवाते हैं। पुलिस के लचर कार्रवाई के चलते साइबर ठगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब शातिर राजनेताओं को भी अपना शिकार बना रहे हैं। जापानी कंपनी में निवेश के नाम पर नीम कथाना से कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और उनके बेटे और भांजे से शातिर ने 2.5 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी ने जापानी कंपनी में खुद को जनरल मैनेजर बताकर कंपनी का टेंडर दिलाने का झांसा दिया और 2.5 लाख रुपए की मोटी रकम ऐंठ ली। अब विधायक को जैसे ही ठगी का पता चला, विधायक के भांजे ने थाने में जाकर विक्रांत कौशिक नाम के आरोपी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और अब आरोपी की तलाश पुलिस ने शुरू की है। लेकिन प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि नेताओं से फिरौती मांग करके भी उनको धमकी दी जा रही है। प्रदेश सरकार में आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल से सोपू संगठन ने एक मेंबर ने मलेशिया से व्हाट्सएप पर 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी है और पैसे नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। विधायक से 2.5 लाख की ठगी और मंत्री को धमकी मिलने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। आम जनता की तो छोड़िए, अब पुलिस की लापरवाही की शिकार नेता हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि क्या बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से ये शातिर ठग फल फूल रहे हैं? क्या साइबर अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है? और क्या साइबर ठगों को पकड़ने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है? क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से साइबर क्राइम के मामले बढ़े हैं, सवाल यही है, क्या साइबर ठगी के लिए अधिकारियों की मिलीभगत और पुलिस की लचर कार्रवाई जिम्मेदार है, या फिर सिस्टम फेल होने के कारण साइबर क्राइम करने वाले अपराधी इस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं? और सवाल यह भी है कि साइबर क्राइम से फिर आखिर बचा कैसे जा सकता है? क्योंकि ठगी करने वाले इतने होशियार हैं, क्योंकि आम जनता को तो छोड़िए, वो राजनेताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी इस तरह से शिकार बना लिया जाता है। तो अब यही अहम सवाल उठता है यहाँ पर कि आखिर कैसे इस समस्या से निपटा जाए। क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि साइबर ठगी जिस तरह से बढ़ रही है, सवाल यह है कि साइबर ठगी को रोकने के लिए जो प्रिवेंटिव काम है, क्या उसमें कहीं कोई कमी है, या फिर लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है, या फिर ये साइबर ठग इतने शातिराना तरीके से सामने वाले को कन्विंस करते हैं कि सामने वाला उनके झांसे में आ जाता है। तो फिर इससे निकलने का, इस ठगी से बाहर आने का उपाय क्या हो सकता है? आज हम अपनी चर्चा में जानने और समझने की यही कोशिश करेंगे कि आगे ठगी करने वालों के पास जो भी पैतरे हैं या जो भी तरीके हैं, उससे निपटने के इंतजाम क्या होने चाहिए, आप इसको लेकर के कैसे सावधान रह सकते हैं, कैसे अलर्ट रह सकते हैं। कुछ घटनाक्रम का हमने आपको रेफरेंस जरूर दिया है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी राजनेता के साथ ये ठगी हुई इसलिए ये मामला इतना संवेदनशील है। सवाल ये है कि रोजाना न जाने कितने लोग इसी तरह की साइबर ठगी का शिकार होते हैं। जब से आप देख रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस का जो बढ़ाव है वो देखने को मिला है, जितना जितना डिजिटल लोग होते जा रहे हैं, जितना ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोग करते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा ये आप कह सकते हैं कि खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब सब कुछ आप देखते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हर तरह से अवेलेबल हैं, और ऐसे में अगर आपकी जरा सी भी लापरवाही है या फिर सामने वाले की किसी ऐसी बात में आप जरा से भी उसके झांसे में आते हैं, तो फिर आपकी पूरी जीवन भर की कमाई भी गायब हो सकती है। और ऐसे न जाने अनगिनत केस हैं जो आपके भी जहन में होंगे, और न जाने आपके जानने वाले कितने होंगे जो कि इसी तरह से साइबर ठगी का शिकार हो रहे होंगे। तो दोनों ही तरह से, एक तरफ तो आप देखते हैं कि किसी को व्हाट्सएप के जरिए धमकी दी जा रही है, ये भी एक अलग विषय है। हालांकि इस पर अब किस तरह से पुलिस कंट्रोल करेगी, उस पर क्या संज्ञान लेगी, ये भी देखना होगा। लेकिन साइबर ठगी जिस तरह से हो रही है लोगों के साथ, या फिर जो साइबर सेल्स बनाए गए हैं, या इनके काम करने का, इन पूरे संगठन के काम करने का जो तरीका है वो इतना शातिराना है कि उसमें कोई भी बहुत आसानी से फंसता है। और अब सबसे अहम बात यह है कि न सिर्फ ऐसा कि आम आदमी इसका शिकार होता है, बल्कि कई बार इस तरह के केसेस आपने देखे होंगे कि बैंक कर्मियों तक को ये लोग निशाना बना लेते हैं। और किस तरह से आप देखिए कि जो रोजाना इन सारी चीज़ों से दो चार होता है, या फिर जो रोजाना लोगों को ये अवेयर करता है कि आपको कैसे इससे बचना है, कभी कभी वो भी इन जालसाजों के झांसे में आ जाता है। और नतीजा ये होता है कि फिर उसके साथ साइबर फ्रॉड या फिर ठगी हो जाती है।
तो आज बड़ी बहस में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो साइबर ठगी बढ़ रही है या फिर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन लोगों को ठगा जा रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, आज अपनी चर्चा में यही समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। अनिल गोठवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। अनिल गोठवाल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और भाग्यश्री सैनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। भाग्यश्री सैनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, आपसे आज मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। हालांकि विषय तो साइबर ठगी को लेकर के है या फिर जो लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, ये तो अपने आप में एक समझने की चीज है, लेकिन एक चीज मैं आपसे यहां पे जरूर इसके साथ में जोड़ना चाहूंगा कि बहुत सारी कवायद हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या फिर हम लोग देख रहे हैं हाईटेक होते जा रहे हैं, अलग से बाकायदा एक साइबर विंग्स भी बना दी गई है ताकि इस तरह के जो केसेस हैं उनको डील किया जाए। लेकिन उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि कानून में कोई कमी है या हमारे पास वो वर्क फोर्स नहीं है? वजह क्या है कि इतनी आसानी से हम लोग देखते हैं और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं, जिसको हम देखते हैं कि वो लोग साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप क्या देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते? अनिल गोठवाल जी। चलन ज्यादा हो गया है और चलन इतना इस लेवल पे बढ़ गया है कि आधी आबादी से ज्यादा इसको इंटरनेट को नेट को इसको काम में ले रही है। तो क्योंकि जहाँ जनता का ज्यादा सीधा जुड़ाव है, तो कुछ तरह की जो लाभ, प्रलोभन, लालच के अंदर आकर कुछ लोग बाग इस प्रकार के वो एडवर्टीजमेंट देते हैं, उसके कारण वो फंस जाते हैं। और सबसे ज्यादा है कि आपकी डेटा की चोरी हो रही है, आपकी आइडेंटिटी चुराई जा रही है, आपके फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। और ये फ्रॉड के कारण ही जनता इसके अंदर, आप देखिए कि इसके अंदर डिफेमेशन हो रहा है, लोगों का एक्सटॉर्शन हो रहा है। तो ये सारे तरह के क्राइम जो है इस इंटरनेट और डाटा और साइबर क्राइम के अंतर्गत आ रहे हैं। और ये बहुत सीरियस है। ये इसी देश में नहीं, जहां पर भी ये डाटा इंटरनेट शुरू हुआ है, वर्ल्ड में करीब करीब हर कंट्रीज में है। यहाँ तो कुछ जो बेरोजगार हैं, जो जिनको नौकरी नहीं मिल रही है और थोड़ा बहुत जो पढ़ लिख के है और इसके अंदर सीख गए हैं, वो उनको एक इजी टारगेट मिल जाता है। और जनता भोली भाली है, उनके प्रलोभन में, उनके लालच में फंस जाती है कि आपका इस तरह का ये एक फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, आपके पास मैसेज देके है, जो भी साधन है उनको आप यूज करके वो कहती है कि आपका पैसे बढ़ जाएंगे, आपका पागल बनाते हैं कि आपका हम आई कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक का आपका वो अपडेशन करा रहे हैं, उससे आपके वो मैसेज मंगाते हैं और उसके बाद में सारा उनका जो पैसा है बैंक का वो निकल जाता है। तो मैं मतलब बार बार पुलिस के, और एक बात ये जरूर है कि जो वर्क फोर्स है वो इसके मुकाबले में अभी एक्सपर्ट कम है हमारे पास में, पुलिस के पास में भी। और नहीं, क्योंकि अनिल जी आप ये मानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि आप जिस प्रपोर्शन में, या हम ये कह सकते हैं अनिल जी कि जिस तेजी के साथ हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की तरफ या फिर डिजिटलीकरण की तरफ जिस तरह से हम लोग बढ़े हैं, महकमे या फिर हमारे, आप ये जो कह सकते हैं कि हमारे जितने भी इससे जुड़े हुए जो भी विंग्स हैं वो उस तरह से अपग्रेड नहीं हो पाए, या हमारे पास वो वर्कफोर्स नहीं है। इस वजह से भी, क्योंकि केसेस इतने ज्यादा हैं और डील करने वाले लोग कम हैं, इसलिए भी बड़ा आसान होता है इस तरह का फ्रॉड कर लेना। आपको लगता है कि उस स्तर पर तैयारियां नहीं है हमारे पास, शायद इस वजह से भी ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। आपका ये कहना वर्कफोर्स की कमी है, लेकिन वर्कफोर्स से ज्यादा, जैसे मैं आपको बताऊं, किसी भी बैंक के अंदर मैं एक खाता खुलाया और खाता खुलाने के बाद में मेरा वहां डाटा सिक्योर होगा, ये मैं इंश्योर करके मानता हूं कि इस बैंक के अंदर, एसबीआई बैंक है या एचडीएफसी जो भी बैंक है, उसके अंदर मेरा डाटा सिक्योर है। अब बैंक के डाटे के अंदर किस प्रकार से सेंध लगाते हैं, तो ये जिम्मेदारी उस बैंक के जो भी वो है उसकी है कि उसने मेरे डाटे के साथ में कैसे छेड़छाड़ होने दी, उसने मेरे डाटा को सुरक्षित नहीं रखा। आपने देखा होगा कि आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इस तरह की कंप्लेंट आ रही है कि आपका बैंक ने अगर आपका डाटा सुरक्षित नहीं रखा तो वो बैंक जिम्मेदार होगा। तो इस प्रकार जो कंपनियां हैं
जो भी इस प्रकार की कंपनी है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है बजाय ग्राहक के या आपके गेस्ट के या कस्टमर के, कि वो अपने बैंक को इतना सिक्योर रखे, बार बार उनको सावचेत करे, उनको इंटीमेट करे, उनसे अब चेक, अब आपने देखा होगा कि अब SMS आता है, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज भी आती है, इन सब के बावजूद आप फिर इंश्योर करते हैं, फिर रुपये निकालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बैंक के कंपनियों की भी एक कमी है, कहीं ना कहीं ये उनके उसमें से सेंधमारी की जा रही है या उनके डाटा को चैलेंज किया जा रहा है या उसके साथ फ्रॉड हो रहा है और जनता आम रूप से पिछड़ी है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे मान लो मैंने तुरंत इतला की तो आपको उसको रोकना चाहिए। आपके पास इतने प्रावधान नहीं है कि उस पैसे के ट्रांजैक्शन को हम कुछ समय बाद में रोक सकें। 24 घंटे दें, 6 घंटे दें, 12 घंटे दें, उसके ट्रांजैक्शन को रोका जा सके तो वो पैसे का फ्रॉड नहीं होगा, तो इसमें कमी आएगी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जितनी कंपनियां हैं उनकी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने डाटा को किस प्रकार सेफ रखे। भाग्यश्री सैनी जी, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आप इसको अभी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि साइबर फ्रॉड हम लोग बहुत लंबे समय से अब देख रहे हैं और रोजाना देखते हैं कि कुछ नया तरीका इसके अंदर ऐड हो जाता है। एक चीज को हम लोग समझते हैं, कुछ नया हम देखते हैं कि उसके अंदर ऐड हो जाता है। आप सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आप इसको कितनी बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर अभी देख पा रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि हम लोग अभी इसके लिए रेडी हैं, चाहे हम लोग प्रशासनिक तौर पर देखें या हम लोग खुद इंडिविजुअली भी, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम समझें इन चीजों को। क्या दोनों ही स्तर पर आपको लग रहा है कि वो अवेयरनेस या वो वर्कफोर्स या फिर लोगों के अंदर वो समझ या उस तरीके का कोई एफर्ट, कैसे देखती हैं भाग्यश्री आप इसको? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हम लोग सबसे पहले ये समझ पाएं कि साइबर क्राइम है क्या। इंटरनेट का इस्तेमाल करके, चाहे वो फ़ोन हो या कंप्यूटर हो या अन्य कोई टेक्नोलॉजी या उसका इस्तेमाल करके जो भी क्राइम्स है वो हमारे साइबर क्राइम है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिसमें अगर मैं अपना विमेन एंड चाइल्ड वाला पक्ष देखूं तो महिलाओं के प्रति क्राइम्स बढ़ रहे हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफीज बढ़ रही हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार की चोरी हो रही है, किसी कंपनी का जो डेटा है उसमें सेंधमारी हो रही है, और ये तो साइबर स्टॉकिंग आप लोग देखते होंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज तो हम लोग देख ही रहे हैं कि डेली बेसिस पे हमें ऐसे कुछ लिंक्स भेजे जाते हैं ईमेल्स पे, फोन पे, या ऐसे कॉल्स आते हैं, या वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बैंक से बोल रहे हैं या आपके खाते में 5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया है, आपको ये डिटेल्स देनी होगी। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन पिछले 2 साल से हम लोग जो कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, और आपने एक न्यू पैटर्न देखा होगा कि कोरोना का टीका लगवाना है और इसके लिए आपको ये डिटेल्स देनी है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि कोई भी क्राइम होता है, वो चाहे साइबर क्राइम हो या अन्य कोई भी क्राइम हो, उसमें सबसे पहले जो बंदा कर रहा है, जिसके साथ हो रहा है, और हमारा लॉ एंड ऑर्डर, जो स्टेक होल्डर्स इसमें सम्मिलित होते हैं, वो सभी लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले तो जो बंदा या जो व्यक्ति इस क्राइम को कर रहा है, उसमें कितने मॉरल वैल्यूज की कमी है कि वो दूसरों को चीट कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से क्राइम को कर रहा हो। सेकेंड थिंग, जिस व्यक्ति के खिलाफ ये हो रहा है उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उसका अवेयरनेस का लेवल को आप समझिए कि उसके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो जाती है और उसको पता भी नहीं चलता है। ठीक है। तीसरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर हमारे जो यहाँ है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी लॉज हैं, वो सभी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या वो भी इतने एक्टिव नहीं है कि वो इन सब चीजों से हमें प्रोटेक्ट कर पाए? देखिए, हम लोग कैशलेस इकोनॉमी के दौर में जी रहे हैं। कोरोना का काल है जहाँ पे हर चीज हमें सुविधाजनक तरीके से मिलती है। हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा कर रहे हैं, सारी जो शॉपिंग हमें करनी है वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, सारी सूचनाओं का आदान प्रदान हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सटीक और सही बात है कि साइबर क्राइम जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये बहुत बड़ी विकराल समस्या है जिसे हमें समझने की जरूरी है। लेकिन भाग्यश्री जी, चूंकि आपने वुमेन एंड चाइल्ड का जिक्र किया, तो एक घटना और इस तरह की, या फिर मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे इस तरह के अभी केसेस मैंने हाल फिलहाल भी बहुत सारे लोगों को सुना या इसके बारे में मैंने पढ़ा। कोई लिंक आपको भेज रहा है या रैंडम कोई आपको रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बाद आपसे वीडियो कॉल के लिए आपको इंसिस्ट करता है, और उसके बाद फिर आपके कुछ गलत तरीके के वीडियोस बना करके आपको ब्लैकमेलिंग भी शुरू होती है। फिर कहते हैं कि आप हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए। क्या इस तरीके के भी केसेस भाग्यश्री जी आपको लग रहा है कि बढ़ रहे हैं और ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है या अलार्मिंग है, इससे लोगों को भी बचना चाहिए, या इसके लिए वो क्या करें? भाग्यश्री जी।
जी, डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। रीसेंट एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कुछ लड़कियों की आईडीज को हैक कर लिया जाता है और उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको मैसेज किया जाता है कि ये जो लिंक है इसमें आपका ही वीडियो कुछ है, तो जी लड़की जी खुद अपने आप में डर जाती है कि मेरा कोई ऐसा अश्लील वीडियो तो नहीं है जिसमें जिससे मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। दूसरा आपने बताया कि ऐसी जानकारी लेके उन्हें वीडियो कॉल्स के थ्रू ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ये बहुत आम बात है जो बढ़ती जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना बढ़ गया है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास इंटरनेट है, हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच है। हर व्यक्ति को बिना इसकी जानकारी के द्वारा कि कैसे इसे यूज करना है, कैसे हमें इससे बचा जा सकता है, उसके बिना बेधड़क हर कोई इसे यूज कर रहा है। तो ये बिल्कुल सामान्य सी बात है कि महिलाओं के साथ भी ये अपराध बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो हमें यहाँ पे व्यक्तिगत स्तर पे जागरूक होने की जरूरत है कि महिलाएं पहले इस बात को समझें कि साइबर क्राइम जो है वो स्पेशली किसी को टारगेट नहीं, वो किसी को भी टारगेट कर सकता है। वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकते हैं, वो 10th की कोई महिला हो सकती है, कोई हाईली एजुकेटेड विमेन हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर व्यक्ति यही सोचता है। इंडिविजुअल स्तर पे मैं भी यही सोचती हूँ कि मेरे साथ कैसे हो सकता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो पहले तो अपनी जो पासवर्ड्स हैं वो किसी कहीं पे लिखने नहीं है, किसी को बताने नहीं है। हम महिलाएं विश्वास में हमारे ईमेल को कहीं पे भी खोल लेती हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को कहीं पे खोल लेती हैं, हमारी जानकारी त्वरित रूप से हम लोग किसी को भी दे देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं होती हैं और आपको लग रहा है तो अपने जो परिवारजन है उनको बताएं। अगर आप उनको नहीं बता सकते तो जो पुलिस है उनको बताएं, क्योंकि ये चीज जो आपको आज बड़ी लग रही है, जिससे आप डर रहे हैं, जिसके लिए आप आवाज नहीं उठाना चाह रहे, वो चीज बहुत बड़ी बन सकती है और इन फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिगत स्तर पे हम लोग जागरूक रहें। दूसरा, ऐसा नहीं है, लॉज हमारे यहाँ पे हैं, जैसे सूचना तकनीकी अधिनियम है 2000, जिसमें धारा 66, धारा 67 में हम लोगों ने प्रावधान किए हैं। आईपीसी में भी सेक्शन 500, 499 में ईमेल के द्वारा अगर मानहानि होती है, ईमेल के द्वारा अगर हम कोई संदेश देते हैं, बहुत सारे प्रावधान है। लेकिन ये एक बिल्कुल सटीक बात है कि हम लोगों को नॉलेज नहीं है, वो किसी को भी नहीं है। अगर कोई लॉयर है उसको नॉलेज होगा, लेकिन एक आम जनता है उसको नॉलेज नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले तो सख्त कानून लाए जाएं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, उससे पहले क्राइम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोग पुरानी को जब तक जानते हैं तब तक नहीं आ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सख्त कानून भी लाए सरकार, और उसके अलावा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। हम लोगों ने फोन पे चला दिए हैं, हम लोगों ने पेटीएम चला दिए हैं। आप लोग ग्रामीण स्तर पे जाएं जहां पे एजुकेशन इतना नहीं है, आप लोग देखेंगे जो बुजुर्ग व्यक्ति है और जो महिलाएं हैं वो साइबर अपराध से बहुत ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है फोन पे कैसे यूज करना है, उन्हें नहीं पता है पेटीएम कैसे यूज करना है, उन्हें नहीं पता अगर कोई लिंक आ जाता है तो उस पर क्लिक करना है या नहीं करना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सरकार माना कि हमारी सुविधा के लिए सारी चीजें करती है, लेकिन उससे पहले अवेयरनेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है ताकि आमजन ऐसे अपराधों से बच सके। नहीं, बिल्कुल भाग्यश्री जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। और लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, सिर्फ ग्रामीण परिवेश में नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या है, और उस लिंक को जब ओपन करते हैं तो फ्रॉड उनके साथ भी हो जाते हैं। इसलिए इसको बहुत समझना जरूरी है। साइबर एक्सपर्ट अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा इसकी टेक्निकलिटीज को समझते हैं। आयुष भारद्वाज जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आयुष जी आपका इस चर्चा में। आयुष जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि दो बातें मोटे तौर पे मैं समझना चाह रहा हूं। हालांकि साइबर एक्सपर्ट के तो बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि साइबर जो फ्रॉड है उसके बहुत आयाम है, लेकिन दो चीजें जो मोटे तौर पर हमको दिखती हैं, एक हमको ये दिखता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में या फिर हमारे जो कमाई है या फिर हमारे बैंक अकाउंट्स को खाली करना, एक ये फ्रॉड, और दूसरा ये है कि एक्सटॉर्शन बहुत होता है कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू या किसी भी तरह से आप किसी का कोई वीडियो बनाया या कुछ भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल के आपने उसको ब्लैकमेलिंग शुरू करी और उसके बाद फिर उससे आप पैसे ऐंठ रहे हैं। ये कैसे काम करता है, और साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आप लोगों को क्या गाइड कर सकते हैं इन दोनों ही चीजों को, अगर थोड़ा सा सरल भाषा में हमारे दर्शकों के लिए बता सकें? देखिए, आमतौर पर जो सोशल मीडिया के जो टोटल साइबर क्राइम्स है वो 5 प्रकार के होते हैं, मगर क्योंकि आम लोगों का पाला इन्हीं 2 टाइप के क्राइम से पड़ता है, इसलिए ये एक नॉर्मल लोकल लेमैन की लैंग्वेज में पॉपुलर है। सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि देखिए 2017 में नोटबंदी आई, नोटबंदी के बाद अचानक से जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रेडिशनल से शिफ्ट होके डिजिटल की तरफ हुआ। लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने शुरू किए, उस मीडियम से एक्सेप्ट करना शुरू किया, मगर प्रॉब्लम क्या है कि उसकी पीछे की वर्किंग और
और उसके सिक्योरिटी मेजर्स को वो समझ नहीं पाए। तकनीकी भाषा में इसे कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग। बेसिकली कोई आपको फोन करता है, कहता है कि मैं बैंक का रिप्रेजेंटेटिव हूं और ये आप ओटीपी बता दीजिए, और वो इंसान बता देता है। ये किसी भी दायरे में हैकिंग की श्रेणी में नहीं आता। हैकिंग का मतलब है कि अनऑथराइज एक्सेस, हमने ऑथराइज नहीं दिया है फिर भी आपने एक्सेस किया है। यहां तो यूजर खुद अपना ओटीपी बताकर उसको ऑथराइज कर रहा है कि मैं एक ये वन टाइम पासवर्ड देता हूं और आप हमारा ट्रांजैक्शन कर लीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है वो 4 से 6 महीने के अंदर हो रहा है, और उसके कंपैरिजन में जो हमारे लोग हैं, स्पेशली जो पुलिस फोर्सेस है, वो थोड़ा सा स्लोली उसको अडॉप्ट कर रही है, इतना नहीं कर पा रही है। दूसरी बात मैं भी सुन रहा था, बिल्कुल सही कहा भाग्यश्री जी ने, कि लॉज के साथ एक बहुत बड़ा इश्यू है। हमारे आज भी जो लॉज है वो बहुत पुराने के हिसाब से चल रहे हैं, उनमें जो इतनी उसको तवज्जो नहीं दी गई है साइबर क्राइम को, जो कि एक ट्रेडिशनल क्राइम को दी गई है। आज किसी व्यक्ति से 5 लाख रुपए की लूट होती है तो उसके ऊपर धारा अलग है, और वहीं वो अगर वो डिजिटल लूट होती है तो उस पर इतना ज्यादा उसको नहीं मिलेगा। ये दो चीज बड़ी प्रॉब्लम ये है कि साइबर अपराधी बेखौफ होके घूम रहे हैं। तीसरी बड़ी दिक्कत है कि आज आप देखेंगे जितना भी हैरेसमेंट और फाइनेंशियल फ्रॉड्स बेसिकली जो हो रहे हैं वो उन लोगों के माध्यम से किए जा रहे हैं जो टेक्निकली साउंड है ही नहीं। जमताड़ा हो चाहे मेवात हो, ये पूरे की जो गैंग सक्रिय हैं, इनमें जो भी लोग अब तक पकड़े गए हैं, अगर उनकी डिटेल निकाले तो आप देखिए वो 10th और 12th पास है, ना वो कोई बीटेक है, ना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ना कोई नेटवर्क इंजीनियर्स है। बात ये है कि वो कर कैसे रहे हैं इस चीजों को, और एज ए पुलिस एंड एज ए सिक्योरिटी एजेंसीज क्यों नहीं उनको जो है पकड़ पा रही है। आज लोगों के पास कॉल जाता है कि आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके बावजूद भी जो साइबर अपराधी है वो फोन को चालू रखते हैं। तो बात है कि क्या वो ट्रेस नहीं हो सकते। तीसरी बात, मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डेटा लीक हो रहा है ये बैंक्स के साइड से हो रहा है। ये कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि बैंक्स की आईटी टीम नहीं बिल्कुल आयुष मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं आपसे उदाहरण मैं देता हूं आयुष जी, मैं एक चीज जोड़ रहा हूं, आप अपनी बात को इसी के साथ कंटिन्यू करिएगा। आप इस बात को कह रहे हैं और मान रहे हैं क्योंकि मुझे भी इस चीज का पूरा डाउट है, क्योंकि अगर मैंने किसी कंपनी से या किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाया और वो मुझे डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही एक फ्रॉड कॉल मेरे पास आएगा कि आपको इसको एक्टिवेट करना है, फला फला चीज आपको करनी है, ये कैसे हो सकता है जब तक मेरी पूरी डिटेल लीक ना हो? क्या इसको मैं ये मान के चलूं कि बैंक की या फिर वो जो भी पर्टिकुलर कंपनी उसकी इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, वरना मेरा डाटा कैसे लीक होगा? आयुष देखिए, इनिशियली ये सब होता था रैंसमवेयर के थ्रू, मॉलवेयर के थ्रू, जहां क्या होता था कि कोई भी इन्फेक्टेड डिवाइस बैंक के सिस्टम में लग जाता था, उनका पूरा नेटवर्क जो है वो इन्फेक्ट हो जाता था और वहां से उनका डेटा लीक होना शुरू हो जाता। इसे वाया मॉलवेयर कहा जाता है, जिसके आपके डिवाइस का रिमोटली एक्सेस मिल जाता था साइबर अपराधी को। पर क्योंकि आप थोड़े से साइबर लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई है, उसके बाद बैंक्स के सिक्योरिटी डिजिटल सिक्योरिटी का ऑडिट हुआ है, तो कुछ चीजें सुधरी हैं। ये संभावना बहुत कम है कि कोई एक्सटर्नल केसेस से कोई इस टाइप का जो आपका कह सकते हैं कि मॉलवेयर है वो आया गया। तो ये क्लियरली डिनोट करता है कि गवर्नमेंट, ये बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं, बैंक की जो आईटी की टीम है, ये जान करके डेटा को लीक करती है। ये डेटा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, डीप वेब पर, पेस्ट बिन पर ये बिकता है। उसके बाद साइबर अपराधी इन डेटा को लेकर लोगों को फोर्ज कॉल करते हैं और इस तरीके से एक चेन काम करती है और ये सब आपस में होता है। ये लोग इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप देखिए जो जिन बैंक अकाउंट्स में ये बैंक लोगों से ठगी करके पैसे ट्रांसफर करते हैं, वो ज्यादातर बैंक अकाउंट्स नरेगा मजदूरों के होते हैं और ये कह के लिया जाता है कि ये अगर आप ये अंगूठा नहीं लगाएंगे, ई-केवाईसी नहीं करेंगे तो आपका जॉब कार्ड निरस्त हो जाएगा, आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। अनपढ़ जो लोग, इलिटरेट लोग होते हैं, जो लेबर क्लास होती है, वो इस पर भरोसे में आ जाती है। कभी कभी मैंने कुछ दिन पहले केस देखा था जिसमें लोगों को एलईडी बल्ब सस्ते में देने का झांसा देके उनसे ई-केवाईसी में सिम्स एक्टिवेट करवा ली थी। तो ये लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ठीक है, अगर पकड़े भी जाएंगे तो जिसके नाम पर अकाउंट है वो पकड़ा जाएगा। ये एक बहुत चेन सिस्टम से क्राइम काम कर रहा है, जिसको अब, क्योंकि देखिए ट्रेडिशनल पुलिस की एक अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि पुलिस नो डाउट एविडेंस कलेक्ट करने में बहुत अच्छी है, एक्सपर्ट है, मगर जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हर 4 लेकिन आयुष एक चीज अभी यहाँ पर गोटवाल जी ने भी कही, मैं भी उस चीज को बहुत दिनों से समझना चाह रहा था। आयुष, मैं एक चीज समझना चाह रहा था, मुझे ये बताइए कि गोटवाल जी ने भी यही बात की, ये सवाल मेरे जहन में भी था, आपको कुछ समय ऐसा क्यों नहीं है कि दिया जा सकता है कि अगर मान लिया इन केस मेरे साथ फ्रॉड हुआ और मैंने किसी को ओटीपी शेयर भी कर दिया, मैं नहीं समझ पाया कि ये वाकई में जेन्युइन कॉल था या मेरे को ऐसे ही किसी ने फ्रॉड मेरे साथ किया है,
वो ट्रांजैक्शन आपका क्या, अगर विद इन मैंने 1 घंटे 2 घंटे या आधे घंटे में मैंने अगर बैंक को अपने कांटेक्ट किया है तो वो ट्रांजैक्शन मेरा रुक क्यों नहीं सकता है? फिर बैंक ये क्यों कहता है कि नहीं आपने साहब ओटीपी शेयर कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं पर खत्म होती है? क्या यहां पर अभी कुछ परिवर्तन या कुछ हो सकता है, या इसके पीछे का कारण क्यों क्या है कि वो ट्रांजैक्शन एक बार हो गया मतलब पैसा गया फिर वो वापस नहीं आना, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। मेन तो ये जो सिस्टम काम करता है, ये करता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर एक जो भी ट्रांजैक्शनल जो उनका एल्गोरिथम्स इंटरचेंज होती है वो इस पर काम करती है। अब एक बार जैसे मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, उसके अकाउंट में चला गया, प्रॉब्लम क्या है कि साइबर अपराधी बैंकों में रिवर्सल का एक मैकेनिज्म भी होता है कि अगर आप रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं ब्रांच मैनेजर को विद इन 72 आवर्स, बैंकिंग लॉ में ये लिखा हुआ भी है, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो रिवर्सल तब होगा ना जब सामने वाले के अकाउंट में पैसा है। वहां तो जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है उसको तुरंत या तो बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लेते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं जी। दोनों ही केस में वो रिवर्सल कैसे हो, रिवर्सल तब होगा जब सामने वाले बैंक में अमाउंट हो। क्रेडिट कार्ड के केस में थोड़ा सा इशू अलग है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के अंदर सेटलमेंट में तकरीबन 12 से 24 घंटे लगते हैं। यानी आप ट्रांजैक्शन आपके क्रेडिट कार्ड से हो रहा है मगर सामने वाले के अकाउंट में जाने में 12 से 24 घंटे का समय होता है, तो उस टाइप के ट्रांजैक्शन को रुकवा लिया जा सकता है। मगर इसमें भी कुछ केस में तो बैंक कर्मियों की भी इच्छा शक्ति एक क्वेश्चनेबल दायरे में आती है कि ये भी इतना इफेक्टिवली काम नहीं करते। तीसरा, लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि साइबर क्राइम होने के बाद वो उनको पता ही नहीं कि उनको जाना कहां है। जी प्रॉब्लम, क्योंकि एक देखिए वो नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस स्टेशन से ये जवाब मिलता है कि हम नहीं करेंगे, आप साइबर सेल में जाइए, जबकि आईटी एक्ट क्लियरली मेंशन करता है कि लोकल पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर दर्ज हो सकती है और इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी जो इंस्पेक्टर है मिनिमम वो आपके केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। मगर क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है तो लोग इधर से उधर चक्कर काटते हैं और उनके 72 घंटे पूरे हो जाते हैं। अगर वो भिड़ते ही एक रिटर्न कंप्लेंट दे पुलिस स्टेशन में और उस कंप्लेंट के बेस पे उसकी एक कॉपी दे बैंक में, तो काफी हद तक आगे की जो कैजुअलिटीज है वो रोकी जा सकती हैं। चौथा क्या है, बहुत से केसेस में यूजर की गलती नहीं होती, बैंक्स की भी गलती होती है कि मान लीजिए बैंक का सर्वर में बग आ गया है, उसके सिक्योरिटी कंसर्न है। बीच में ऐसा हुआ था कि एसबीआई बैंक के तकरीबन 50 लाख क्रेडिट कार्ड्स का जो में एक इशू आ गया था, उनका डेटा लीक हो गया था। अब उस केस में जो बैंकिंग लॉ कहता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है। अब बैंक की है तो मगर लॉ ये कहता है कि 72 घंटे के अंदर आपको बैंक में रिपोर्ट करना पड़ेगा। लोग बेसिकली क्या है कि वो इधर से उधर कंफ्यूज होने में 3 दिन निकाल देते हैं, देन उनका जो यही सबसे अहम बात है। आयुष में थोड़ा सा इसको और समझूंगा, अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है आयुष, क्योंकि इसके टेक्निकलिटीज को समझना बहुत जरूरी है और जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे तब तक मुझे लगता है कि इससे निपटना भी उतना ही मुश्किल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं साइबर क्राइम की, और साइबर क्राइम के अंदर चाहे साइबर ठगी हो या फिर आपसे एक्सटॉर्शन हो या फिर किसी भी तरह से अगर आपको ऑनलाइन या फिर इस तरह से कुछ ऐसे फर्जी कॉल्स के जरिए परेशान किया जा रहा है तो उससे निपटने के इंतजाम क्या हो सकते हैं और इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, ये बढ़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं और कैसे ऑनलाइन फ्रॉड होता है, इन तमाम चीजों को आज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अनिल गोठवाल जी, अब मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि अभी आयुष जी ने भी जो बात कही कि एक तो पुलिस की भी जो कार्यशैली है, जो भी है, वर्कफोर्स कम है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी अपग्रेड होना बाकी हैं, लेकिन जो पुलिस कर सकती है उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि वो एक हीला हवाली दिखती है। और स्पेशली अगर आप साइबर क्राइम का कोई मामला लेकर के जाएं तो उसको तो कई बार तो ऐसे बड़े हल्के में लिया जाता है या उसको उस तरीके से कंसीडर नहीं करते हैं, लोगों को यहां वहां घुमाने का काम वहां से शुरू हो जाता है। क्या आपको लगता है कि ये जो संजीदगी नहीं है ये भी एक बड़ा कारण बनती है कि लोगों को पता है कि हम ऐसा फ्रॉड करेंगे, ये कहीं कंप्लेंट भी करने जाएंगे तो इतना ईजी नहीं है कि हम लोगों को ट्रेस किया जा सके? एक ये बड़ा कारण भी आप इसके पीछे देखते हैं गोठवाल जी? नहीं, ये निश्चित रूप से एक बड़ा कारण है, लेकिन देखिए कि सीआरपीसी में आईपीसी के अंदर कुछ क्राइम दिए हुए हैं, कुछ 3 साल से कम के क्राइम के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करने का मामला है वो नहीं होता है। उसको सीधे कोर्ट के अंदर आप इस्तिगासे के माध्यम से कंप्लेंट करा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2,
जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेज है उनकी थाने पे एफआईआर पंजीबद्ध हो जाती है। अब ये साइबर ठगी का एक नया स्कोप, नया मामला आया है पुलिस के सामने और ये चैलेंजिंग है। आप ये देखिए कि अभी इस बार बजट के अंदर राजस्थान सरकार के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर साइबर सेल गठित हुआ है। चूंकि बड़े शहर से जोधपुर, कोटा, जयपुर, जिसमें साइबर सेल पहले से काम कर रहा है, प्रत्येक थाने के ऊपर इस प्रकार के एक्सपर्ट नहीं है। ये बात सत्य है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब पुलिस ने ये डिफरेंशिएट किया है कि साइबर सेल में भी 5 लाख या उससे अधिक की अगर कोई है तो उसकी तुरंत एफआईआर दर्ज करके और कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। 5 लाख से कम वाले ऑफेंसेज में सीधा बैंक के थ्रू, कि बैंक के जो एजेंसीज है, जो जिस बैंक ने आपका है, तो वहां पर भी एक आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लोकपाल है, लोकपाल के पास कंप्लेंट जाती है। मैं आपको बताता हूं कि जो भी वहां जाता है उसको न्याय मिल जाता है तुरंत। वो तुरंत बैंक वाले को बुलाते हैं कि ये आपकी गड़बड़ है, इनका पैसा तुरंत दीजिए आप। ये और मानिए कि जो लेकिन गोठवाल जी, इसमें समस्या ये भी है ना कि कितने लोगों को ये जानकारी है, कितने लोगों को ये जानकारी है। समस्या तो ये भी है क्योंकि जैसा कि अभी हम लोगों ने इस पूरे डिस्कशन में भी जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो बात यही निकल के आ रही है कि लोग अवेयर ही नहीं है और ज्यादातर ऐसे लोग इसके शिकार हो जाते हैं जिनको तो बिल्कुल ही पता नहीं कि वो जाएं कहां। उनको तो पता ही तब चलता है 5 दिन बाद, 10 दिन के बाद कि उनके साथ ये फ्रॉड हो गया है, क्योंकि उनके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है या उनके साथ जो भी हो रहा है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर वो ये कैसे जानेंगे कि उनको सही जगह क्या है, वो कहां जाएं, और जा भी रहे हैं पुलिस तो उनको सही तरह से ट्रीट नहीं कर रही है। ये कैसे होगा गोठवाल जी फिर? अब आप देखिए सर, ये कैसे ठीक होगा ये भी मैं बताता हूं। हमारे आईटी एक्ट के अंदर जो है वहां उसके प्रावधान करने पड़ेंगे। जो भी एजेंसीज है जिन्होंने जिनका डाटा खरीदा, आज मैं एसबीआई के अंदर खाता खोलता हूं और खाता खोल के ट्रांजैक्शन करता हूं। आप देखिए, मानिए कि मेरे 2 घंटे बाद में ही ट्रांजैक्शन के ऊपर मैसेज आने लग जाते हैं कि आप ये खरीदिए, वहां ऑनलाइन ये सस्ती सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो ये कैसे पता लग रहा है? मैंने तो सिर्फ बैंक से कॉल किया है, बैंक का खाता खोला है, बैंक से ट्रांजैक्शन किया है और मैसेजेस आने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि डाटा लीक हो रहा है। तो इनके ऊपर हैवी पनिशमेंट और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ सुधार हो सकता है। ये होती ही नहीं है कार्रवाई कि हाँ आपका पैसा दिला दिया फिर खत्म, फिर वो चल रहा है। तो इनके ऊपर पेनल्टीज इतनी इम्पोज की जाए जिससे कि ये अपने आप उसको ठीक करेंगे। जहां इनकी कमी है, कोई टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत है, तो ये आज भी हमारे 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जुर्माना है इनके ऊपर। 50 जैसे दूसरे यूरोपियन कंट्री में इस तरह का अगर फ्रॉड हो जाता है तो उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगती है। तो वहां चेक लगाते हैं और एक तरह से उसको उनको जिम्मेदारी महसूस होती है। आम जनता तो बेचारी भोली है, लेकिन इनकी भी तो ड्यूटी है ना। मैं कस्टमर हूँ, गेस्ट हूँ, तो मेरे को तो फैसिलिटी या वो प्रोवाइड वो करें ना। तो इसका मतलब है कि मैंने एक उनका अगर कस्टमर बन गया तो मेरे को ही उन्होंने ले जाके गिरवे रख दिया और तीसरे को डाटा दे दिया मेरा और मेरे पास मैसेज आने लग गया। तो ये कुछ कानून में भी सख्त करना पड़ेगा कि जो प्रोवाइडर है, जो इस तरह के ये डाटा आपसे लेते हैं, उनके ऊपर हैवी पेनल्टीज का प्रावधान होना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो मैं कह रहा हूं भारत सरकार इस मामले में सोच ही नहीं रही है। आप और हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आईटी एक्ट बना रहे, आज तक कोई पिछले 5 साल में एक मीटिंग नहीं हुई। सब लोग चिल्ला रहे, पार्लियामेंट में भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसके बारे में कि भाई हर 6 महीने बाद में नया बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे इसके, मैंने पहले भी कहा चर्चा में गोठवाल जी, इसके इतने सारे आयाम हैं, सब पर जब तक हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे या सब पर जब तक हम लोग देखेंगे कि चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तब तक आप एक लीकेज दूर करेंगे, दूसरी जगह से रास्ता बना लेंगे। भाग्यश्री जी, चूंकि वुमेन्स और चाइल्ड के लिए आप अभी जो बता रही थी, मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूं कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, स्पेशली जो वुमेन्स हैं या जो बच्चे हैं, एक तो सोशल नेटवर्किंग साइट इतना इजीली, अब आजकल तो वैसे इतना इजी एक्सेस हो गया है, सबके पास फोन्स हैं,
हर समय लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीजें ऐसी आप बता सकती हैं जिसको स्पेशली बच्चे या फिर महिलाएं ध्यान रखें कम से कम, ताकि वो इस तरह की किसी फर्जी चीजों में न फंसें या वो अपने आप को सेव कर सकें? ऐसे लोगों को आप क्या बताएंगे भाग्यश्री जी? जी, सबसे पहले तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि वो महिला हो या पुरुष, अभी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से विस्तारित हो रही है वो सभी के पास, हमारे पास स्मार्टफोन्स है। तो महिलाओं को और बेटियों को, सबसे पहले बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है सही तरीके से कैसे किया जाए, इसको वो समझें और पेरेंट्स अपने बच्चों को भी समझाएं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें उतनी अवेयरनेस नहीं होती। अभी भी साइबर क्राइम इतना इम्पोर्टेंट हमारी नीतियों में नहीं समझा गया है कि उनको हमने स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड कर दिया हो। तो जो बच्चे हैं 12 साल के, 15 साल के, स्मार्टफोन सबके पास है कि उनको पता हो कि यूज कैसे करना है। सेकेंड थिंग, महिलाओं का जो बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं होता, अगर होता है तो थोड़ा सीमित है उनका दायरा, कि वो साइबर क्राइम की तरफ उतना नहीं सोच पाती हैं या उतना उसको सीरियस नहीं ले पाती हैं जितना पुरुष ले पाते हैं। तो पुरुषों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों के बारे में उनको समझाएं, और महिलाओं को भी थोड़ा विजिलेंट होने की जरूरत है कि इन सब चीजों को नजरअंदाज ना करें। उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजों का हमें ख्याल रखने की जरूरत है। अगर व्यक्तिगत स्तर पे बात आती है सोशल साइट्स की, तो अपना पासवर्ड किसी को ना बताएं, आसानी से किसी पे भरोसा ना करें, पासवर्ड को बार बार बदलें। अगर एटीएम की बात आती है तो अपने पिन को किसी को ना बताएं। अगर कोई ऐसी परेशानी आती है, कोई अनावश्यक लिंक आपको भेजा जाता है, तो उस पर त्वरित रूप से भरोसा ना करें कि आप उस लिंक पे बिना कुछ सोचे समझे उसको क्लिक कर दे रही हैं। अगर कोई लिंक आपको ऐसा भेजा जा रहा है तो तुरंत रूप से डरे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे ऐसी कोई चीज है जो आपको परेशान कर रही है, तो अपनी फैमिली से शेयर करें, या आपका जो पुलिस स्टेशन है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उन पे आप शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। और जैसा कि साइबर में हमारे उतने सख्त कानून ना सही, पर कुछ हैं जिनके लिए हम लोग अप्रोच कर सकते हैं पुलिस को। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज का ध्यान देने की आवश्यकता है। आयुष, आपसे भी मेरा यही सवाल है। बिल्कुल आयुष, आपसे भी मेरा यही सवाल है। चूंकि हम लोग बहुत सारी टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, लोगों को थोड़ा सा किस बात का ख्याल रखना चाहिए, आप क्या गाइड करेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि जितनी, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो जितनी आपकी एवरेज स्पेंडिंग है उसकी लिमिट को मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पे जाके उसको उतने पे ही सेट कर दें। ये पहली चीज सबसे जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आप फॉरेन ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं तो उस ट्रांजैक्शंस को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये भी एक बड़ी कारण है कि इंडिया में जैसे ओटीपी और सीवीवी दोनों चाहिए होते हैं। फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्रेडिट कार्ड पे विदाउट ओटीपी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो अगर आप कार्ड का इंटरनेशनल यूजेस रोज नहीं करते हैं तो उसको बंद रखिए, क्योंकि आमतौर पर साइबर अपराधी या विदेशी प्लेटफॉर्म्स पे जाके ट्रांजैक्शन करने लग गए ओटीपी की नीड से बचने के लिए। तीसरी चीज ये है कि अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो पहली चीज तो ये है कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रखें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होगा तो आपकी ये कह सकते हैं कि आपके अकाउंट को हैक होने का, उसका एक्सेस जानने का खतरा खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, कोशिश कीजिए कि बहुत हद तक जो अपनी निजी जानकारियां हैं वो सोशल मीडिया पर या मोबाइल के कैमरे पर रखने से बचें। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी जो कार्ड का जैसे सीवीवी है या कोई मतलब इनिशियल जिसे वो कहते हैं पिन है, उसकी फोटो क्लिक करके फोन में रख लेते हैं। बात यह है कि फोन में अगर मॉलवेयर आएगा तो आपका डेटा इजी गोइंग चला जाएगा। तीसरी चीज, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, अगर आप एंड्रॉइड के यूजर हैं तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज करने से बचें, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ मॉलवेयर बाउंड होता है। यानी गूगल प्ले स्टोर पर ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें, प्लस उसमें भी ये देख लें कि वो एप्लीकेशन किस चीज का एक्सेस मांग रही है। मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन मेरे पास समय नहीं है तो मैं चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाता, मुझे चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी। आप तीनों लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि जो एक्सपर्ट ने बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि उस पर आप लोगों को गौर करने की जरूरत है, और अगर इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप इस तरह की साइबर ठगी का शिकार हो। आज इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।